बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। आज का दिन बड़ा अफसोसनाक और जिसे कहते हैं ना सोगवार दिन था, जिसमें हमने देखा सुबह से ही गुज़श्ता रोज़ से होने वाले यानी कि कल शाम से होने वाली जो बारिशें थीं KPK पे एक क़यामत सुगरा बनकर नाजिल हुई और क्लाउड बर्स्ट से बुनेर, मैंगोरा, सवात, बाजोड़, उसके अलावा दीगर अजला जो हैं KPK के और आज़ाद कश्मीर के और गिलगित बल्तिस्तान के, उस पर कहर नाजिल हुआ। मुतअद्दिद अफरादों के हलाक होने की, जाँ बहक होने की इतलात हैं। 26 जून से 15 अगस्त तक अगर हम देखें, हमें याद है कि सवात वाला जो वाक़या अफसोसनाक था, जिसमें तकरीबन 13 अफराद जो थे वो जाँ बहक हुए थे। उसके बाद से लेकर उसके बाद जो गिलगित बल्तिस्तान और दीगर इलाकों में और अजला में जो तबाही हुई थी और जो जानी नुकसान हुआ था, उसको मिला के 15 अगस्त तक यानी आज तक की बात करें तो 325 अफराद जाँ बहक हुए हैं। और आज के दिन में सिर्फ अगर हम बात करें मानसेरा और दीगर अजला जिसमें बाजोड़ वगैरह का मैंने ज़िक्र किया था, तकरीबन 206 अफराद की बात की जा रही है जो जाँ बहक हुए हैं। और मुतअद्दिद जिसे कहते हैं कि गाड़ियाँ जो हैं वो पानी में बह गई हैं। उसके बाद मकानात को नुकसान पहुँचा। 7 मकानात का कहा जा रहा है कि मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। उसके अलावा तकरीबन कोई 38 जो मकान थे उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए हैं। 2010 के सैलाब की यादें ताज़ा हो जाती हैं, लेकिन अल्लाह ना करे कि नुकसानात उस अंदाज़ में हों। लेकिन ये मामला आज जो हुआ, ये क्लाउड बर्स्ट का, ये कोई छोटा वाक़या नहीं था। पंजाब में सबसे ज़्यादा 164 अमवात, 582 ज़ख्मी। NDMA मुल्क भर में 743 ज़ख्मी अफराद की लिस्ट देता है। 1782 घरों को नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास भी हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के खेमे अद्वियात, अशिया खुर्दनोश और फौरी भेजने का हुक्म दिया गया। 2 हेलीकॉप्टर इमदादी सरगर्मियों में जिनको शामिल किया गया था KPK हुकूमत के वज़ीर आला के, उनमें से एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और 5 अफराद जो थे उसके अमले के वो शहीद हुए। और वो भी बाजोड़ में इमदादी सामान लेकर और रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए रवाना था। मौसम की ख़राबी की वजह से वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। बुनेर में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है और आर्मी एविएशन की जो टीमें हैं वो इन तमाम इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रही हैं। मालाकंड, हज़ारा में क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रेले, भारी जानी माली नुकसान। रेस्क्यू के लिए सूबाई हुकूमत के 2 हेलीकॉप्टरों में से एक जो क्रैश हुआ, दूसरा अभी भी इमदादी सरगर्मियाँ कर रहा है। ज़िला इंतज़ामिया और इदारे रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आला हाउस में कंट्रोल रूम की सूरत हाल और मॉनिटरिंग के हवाले से सिलसिला शुरू है वहाँ पे। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 12 अमवात, 3 ज़ख्मी। आज़ाद कश्मीर, गिलगित के KP भी मुतासर। यानी कि ये तमाम आज की सूरत हाल के हवाले से आपको बता रहे हैं। मेहमान जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मैं तारुफ़ कराता चलूँ। इम्तियाज़ फ़रहान, ब्यूरो चीफ़ न्यूज़ 1 कराची, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुख्तार अहमद साहब जो कि साबिक मेंबर और स्पोक्स पर्सन रहे NDMA के, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़रहान साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। हम जब भी इस तरह के कुदरती आफ़ात की बात करते हैं तो हम हमेशा देखते हैं कि रिलीफ़ और रेस्क्यू की जो कार्रवाइयाँ वो फ़ौरन शुरू कर दी जाती हैं। लेकिन हम जिसे कहते हैं ना प्रिपेयर्डनेस के हवाले से, तैयारी के हवाले से, हमारी लोकल इंतज़ामिया, चाहे कराची में बारिशें हों, क्योंकि कराची में भी स्पेल के ऊपर वार्निंग दे दी गई है। वहाँ पे नदी नालों में तो गुयानी जब आती है, वहाँ पे जो तबाही आती है, उसके बाद हम देखते हैं कि इदारे जाग पड़ते हैं और फिर काम शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इम्तियाज़ फ़रहान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? इम्तियाज़ साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं ब्रिगेडियर मुख्तार अहमद साहब से ही सवाल करूँगा कि हम उस वक्त जागते हैं जब हमारे सर पे आफत आन पड़ती है। हमारे इदारों की बात की जाए, PDMAs की बात की जाए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मुख्तार साहब बात की जाए, हम कितने ही अदवार से गुज़र चुके हैं तबाही के हवाले से। 2005 का ज़लज़ला हो, 2010 का सैलाब हो, अब 11 और 13, 14, 15 की बात करते हैं, सैलाबी कैफियत रही, मुख्तलिफ़ आफ़ात आती रहीं। हम अभी तक जिसे कहते हैं ना ख्वाब खरगोश के मज़े क्यों लेते हैं? हम रिएक्टिव होते हैं बस। जी। असलम भाई, ये जो आपने तमाम बड़े अच्छे तरीके से ये बैकग्राउंड दिया है, सारा बताया है कि इस वक्त नॉर्दर्न एरियाज़ की जो हमारी सूरत हाल है, जिसमें KPK मालाकंड डिवीज़न है, हज़ारा डिवीज़न है, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर,
ये जो बहुत ज़्यादा बारिशें जो हुई हैं क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में, आसमान बिजली गिरने के नतीजे में और अमवात बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रही हैं। जो यही जो 2 दिन का इंसिडेंट है, इसमें 204 से ऊपर की अमवात का ख़दशा है और इसमें से काफ़ी तकरीबन 40 से 50 अफ़राद गुमशुदा हैं। हुँ। अभी तक तलाश जारी है, लेकिन जो आपका बेसिक क्वेश्चन है कि हम प्रिपेयर्डनेस में क्यों नहीं जी, जी, हम रिएक्टिव इस क्यों होते हैं वक़्त सिर्फ़? हम रिएक्टिव क्यों होते हैं? रिएक्टिव क्यों होते हैं? हमारी जो कैपेसिटी है रेस्क्यू टीमों की और हमारे जो इदारे हैं, उनकी कैपेसिटी जो बहुत बड़े डिज़ास्टर हैं, उसको मैनेज करने के लिए अभी तक डेवलप नहीं हो सकी, हुँ। अनफॉर्च्यूनेटली। यही यही पाकिस्तान यही बुनियादी सवाल है सर कि क्यों नहीं जी, हो सकी? जी। अभी आप देखिए अगर हिस्ट्री निकालें जिस तरह आपने बड़े अच्छे तरीके से कवर किया 210 का फ्लड और बाद में जो डिज़ास्टर आते रहे हैं, उसमें एनडीएम में फिर पीडीएमएस इवॉल्व हुए, इनकी पॉलिसीज़ बनी और फिर एनुअल बजट के अंदर इसके लिए फंडिंग रखा जाना शुरू हुई। इसी तरह रेस्क्यू 11, 22 का इदारा मारिज़ वजूद में आया। सबसे पहले पंजाब में था, अभी केपीके में बन रहा है, जो कि अभी तक भी उसके फुटप्रिंट जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल तक गए हैं और उससे नीचे अभी तक तहसील लेवल तक अभी तक वहाँ पे भी नहीं पहुँचे। और ये जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, इतने मुश्किल इलाके हैं, जहाँ पे अगर खुदा न ख़ास्ता डिज़ास्टर की कोई सिचुएशन बन जाए, जो नेचुरल डिज़ास्टर हो या मैन मेड डिज़ास्टर हो, यहाँ पे पहुँचना लोगों तक उनकी इमदाद, रेस्क्यू के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज बन जाता है, हुँ। जिसके लिए डेफ़िनेटली एक एविएशन की मज़बूत आर्म होना बड़ा ज़रूरी है ताकि लोगों तक पहुँचा जा सके। आपने देखा कि केपीके में इस वक़्त जो उनकी कैपेसिटी थी, जो चीफ मिनिस्टर साहब के डिस्पोज़ल पे हेलीकॉप्टर थे, टोटल 2 हेलीकॉप्टर थे और एक अनफॉर्च्यूनेटली क्रैश हो गया और उसके बाद सिर्फ़ एक बचा है जो कि बुनेर और मुख्तलिफ इलाकों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है, जो कि नाकाफ़ी है। जो इस तरह की जो कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, इसके लिए बहुत ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत होती है, गवर्नमेंट की सीरियसनेस की ज़रूरत होती है और इदारों की तो सर सीरियसनेस की रोका ज़रूरत होती किसने है। है? फंड मुख्तस करने से किसने रोका है? बात वही जी, है कि जो सालाना आपको बजट मिलता है, आप उसके अंदर से एक रकम जो है ख़तीर इसमें मुख्तस कर सकते हैं। आपको किसी ने नहीं रोका, आपको किसी ने नहीं जी। कहा कि आप इस पे काम ना करें। मैं साहबज़ादा फ़रहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इम्तियाज़ फ़रहान साहब हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं। फ़रहान साहब आपसे भी सवाल है कि इदारों के लिए मुख्तस फ़ंड जो होता है इमरजेंसी के लिए, उसको मुख्तस करना किसका काम है और सूबाई हुकूमतें क्यों नहीं करती, और जब हमारे ऊपर आफत आ जाती है तो फिर हमारी भागदौड़ शुरू होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आसिफ भाई, आज जो कुछ कैजुअल्टीज़ हुई हैं, अल्लाह ताला उनकी ज़ाहिर दर्जात बुलंद फरमाए, और आमीन। जिसमें ज़ाहिर हमारे मुसल्लह अफ़वाज के लोग भी हैं, सिविल भी हैं। इसके 2 पहलू हैं आसिफ भाई। एक तो ये है कि जिन्होंने मुख्तस करना है, और दूसरा है जिन्होंने मुख्तस करवाना है। हम्म। क्या मुख्तस करवाने वालों ने बावत कराया है, अपनी कोई एस्टीमेट भेजी है, अपनी कोई एक फिज़िबिलिटी रिपोर्ट भेजी है या नहीं भेजी है? अनफॉर्चुनेट पहले आवाज़ नहीं आ रही थी, मैं बाद में हमारे जो मौजूद फाजिल जो साथी हैं उनकी बात सुन रहा था। तो एनडीए में ये इसको तनकीद के पहलू में भी लिया जा सकता है, और तनकीद बराए इसला के एनडीए में बिल्कुल जो उसको काम करना चाहिए वो नहीं कर रही, वार फुटिंग पे तो कम से कम नहीं कर रही। और ये आप इसको 2005 में जब अर्थक्वेक आया था, उसके बाद जब इसकी फॉर्मेशन हुई है, तो हमारी इत्तलात के मुताबिक एक ठीक ठाक अमाउंट होता है इनके पास। और अभी आप देखें कि जब ये जो एक ये कोरोना आया था, तो उस वक्त भी बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट था इनके पास। उसके अलावा भी मैंने जो प्रैक्टिस किया है सिंध के अंदर बैठकर भी, जो दारुल हुकूमत है, और मरकजी सतह पर भी, कि एनडीए का काम इतना है कि आपको एक वार्निंग लेटर जारी कर दे कि अवाम होशियार रहें, इस तारीख को ये होगा, अगली दफा ऐसा होगा, क्लाउड बस्ट भी हो सकता है। उसको फेस कैसे करना है, वो हम उसको सामने हमें नजर नहीं आ रहा ना। यहाँ कराची की मिसाल के तौर पे मैं इब्तिदा में बात करूं, आपको याद होगा 1 महीना कबल तकरीबन 30 से 35 दिन जो हमारे गडाउन टाउन के अवाम थे, उन्होंने जलजले के झटके सहे, 5.3 4 पॉइंट समथिंग। और उसमें मुसलसल था कि सिर्फ ये कि एक वो अलर्ट आता था,
कि जनाब ऐसे होगा, तो उसमें जब मेट्रोलॉजिस्ट से हमारी बात हुई और जो महकमे वालों से, उन्होंने कहा कि जनाब ये इस तरह सिलसिला रहेगा, 1-1.5 महीना रहेगा, आफ्टर शॉक्स भी आएंगे, सारे आएंगे, बस इस हद तक। उसके बाद क्या होना है ये पता नहीं। सिंध में अगर बात करें आप, तो 2020 में बहुत बड़ा फ्लड आया था, जिसने आज जो दुनिया की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम जो पीपल्स पार्टी एक कहती है, और वाकई बहुत बड़ी जो फ्लड इफेक्टिव की थी, वो 2020 हुआ, फिर 2023 हुआ। उसमें हमारे दातू वाला साइड, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी अपर सिंध से है, तो बलूचिस्तान से बहुत पानी का एक रेला हिट करता है। इम्तियाज साहब, सॉरी टू कट यू डाउन। डॉक्टर जावेद अली खान, हमें साबिक डीजी मेट जो है माहौलियात, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर साहब आपको। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। मैं जी प्लीज। जी डॉक्टर साहब, सवाल आपसे ये है कि हम हमेशा से ये देखते आए हैं कि आफात हमारे सर पे जब आन पड़ती हैं और उसके बाद कभी एनडीएमए को कोसा जाता है, कभी महकमा मौसमियात को कोसा जाता है, क्या हमारी कैपेसिटी नहीं है अर्ली वार्निंग सिस्टम की कि हम प्रेडिक्ट कर सकें कि किस लेवल पर क्लाउड बर्स्ट आ रहा है या किस लेवल पर हेल स्ट्रॉम आ रहा है, जो गुज़श्ता चंद माह पहले हमने इस्लामाबाद में फेस किया था, जो कि बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड था। और किस तरह हम देखते हैं कराची में जो सूरत हाल बनी अर्थक्वेक की। तो इस तमाम चीज़ों के हवाले से हमें थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। क्या हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम का फुकदान है, रेडार्स नहीं है या लेटेस्ट रेडार्स नहीं है, क्या मसला है हमारे साथ? मैं सिंध दादू से शुरू करूंगा, क्योंकि अभी जिक्र दादू का हो रहा था। और मेरा जो अदारा है ये यूएन हैबिटाट कहलाता है, जो कि जिसका मेन फोकस दुनिया भर में हाउसिंग एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स पर है। और ये पाकिस्तान आया था 2005 में, जब ज़लज़ला आया और इस बड़ी स्केल पर तबाही हुई। तो हम इसमें काफी दुनिया भर, मतलब ग्लोबल लेवल पर, रीजनल लेवल पर और कंट्री लेवल पर भी अल्लाह के फजल से हमारी इतनी इंसाइट है और हम इतने यूजफुल हो सकते हैं। मसलन मैं पहली मिसाल लूंगा सिंध की, दादू की। वहां पर यूएन हैबिटाट ने क्लाइमेट रिजिलिएंट सेटलमेंट प्लानिंग का फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। और कमानगढ़ में, अगर आपको मालूम हो कि दादू में कमानगढ़ का इलाका, जहां से जोब से भी जो है वो पानी बहुत आता है, और उसके बाद हम लोगों ने उसका क्लाइमेट रिजिलिएंट सेटलमेंट प्लान बनाया। और बनाने के बाद वो सारी तदबीर, क्योंकि जहां से सोर्स था, जहां से पानी का वो आ रहा था, उससे लेकर उस आबादी तक सारा कुछ सर्वे करने के बाद और देखने के बाद कि 10 फुट तक ऊंचा पानी गया था और उसका रास्ता क्या था, कहां से आया, किस तरह फैलता है। तो मैं कहता हूं कि देखें, हमको फोकस्ड इंटरवेंशन की जरूरत है सबसे पहले, क्योंकि हम अगर अपना बैलेंस लूज कर दें या वो लेवल के ऊपर मिलकर उसको डीपली स्टडी ना करें, तो हम कहीं पर कामयाब नहीं होंगे। और अगर हम सब मिलकर जुड़कर काम करें तो कोई चीज ऐसी नामुमकिन नहीं है कि ना हो सके। तो मतलब ये है कि पॉलिसी मेकिंग का, अब ग्लोफ का, जैसे आपने वहां की बात की है, जब मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज में मैं डीजी था, वहां पर हम लोगों ने ग्लोफ 1 ग्लेशियल लेक एंड फ्लड आउटबर्स्ट, उसका जो है ना ग्लोफ 1 प्रोजेक्ट चलाया था, जिसमें चित्राल, दीर और वो सारे इलाके जो है ना, वो खैबर पख्तूनख्वा के और गिलगित के, ये दोनों शामिल थे। वहां पर हम लोगों ने ग्लेशियर देखें, एवलांच आए, मतलब वो जब एक फिनोमेना है वो स्नो मेल्टिंग का, या जब टेम्परेचर से मेल्ट होता है, तो बड़े बड़े ग्लेशियर्स वहां से टूट कर निकलते हैं। जी, ग्यारी का तो हमारे सामने वाकया है, ग्यारी वाला अफसोसनाक वाकया भी हमारे सामने। जावेद साहब, मेरा जो सवाल करने का बुनियादी मकसद है वो ये है कि मुझे ये बताइए, क्या हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम या रेडार्स जो हैं वो पुराने हैं
जो कि हमें असेसमेंट नहीं दे सकते कि क्लाउड बस्ट आ रहा है तो किस नौइयत का है और कितना है? नहीं, मैं जो है बताऊं कि जिस अपने प्रोजेक्ट की ग्लोफ की बात कर रहा था, ग्लोफ 1 प्रोजेक्ट, उसमें मुझको याद है कि हमने हाई एल्टीट्यूड मॉनिटरिंग स्टेशंस 5 मॉनिटरिंग स्टेशंस जो हैं वो मेट जावेद साहब डिपार्टमेंट को लेकर दिया। जावेद साहब माजरत, हमने मैं आपका जवाब पूरा दिया लेता था हूँ, इंस्टॉल करने के लिए। मैं आपका जवाब लेता हूँ, मजीद गुफ्तगू करता हूँ। फराज मुगल हमारे साथ मौजूद है, तर्जुमान केपी हुकूमत, वज़ीर आला केपी के तर्जुमान हैं। अस्सलाम वालेकुम फराज साहब। वालेकुम सलाम। फराज साहब, सूरत हाल बड़ी संगीन है, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। KPK में जो कुछ आज के दिन स्क्रीन्स पे हम देखते रहे, आप ये बताइएगा, एक हेलीकॉप्टर भी उसमें क्रैश हुआ जिसमें 5 अफराद जाँ बहक हुए, शहीद हुए। ये बताइएगा कि आपको PDMAs की तरफ से या NDMA की तरफ से कोई वार्निंग लेटर या कोई इस तरह की सूरत हाल के हवाले से आगाह किया गया था? जी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ये अफसोसनाक वाक़े से कबल ही खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को PDMA की जानिब से वार्न लेटर था कि, और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी हाई अलर्ट जारी किया हुआ था पूरे सूबे में। और इसमें खैबर पख्तूनख्वा में जो रेस्क्यू 1122 की हैं, मतलब सानिया सवात के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जितने भी दरियाओं के साथ, नदी नालों के साथ गैर कानूनी तजव्वुज़ात थे, नाजायज तजव्वुज़ात थे, उनके खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन जारी था। और इसके साथ साथ हुकूमत यहाँ पर रेस्क्यू 1122 के स्पेशल यूनिट हर दरिया, नदी नालों के साथ बनाए गए थे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इनकी तैयारियां, कुदरती आफात का जिस तरह PDMA हमेशा अलर्ट जारी करती है, उसके लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो है ड्रोन खरीदे हुए थे जो 120 kg तक वेट उठा सकते थे। इसके साथ साथ उन्होंने 20 से 30 kg वाले ड्रोन भी खरीदे थे, जो 20 से 30 kg लाइफ जैकेट हमने मुतासरा इलाकों को जैसे फंसे होते हैं उनको निकालने के लिए किया था। उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन खान गंडापुर ने जैसे मनसब पर संभाला, वजीर आला के ओहदे पर फाइज हुए, तो उन्होंने फौरन ही अपने जो हेलीकॉप्टर थे जो वजीर आला के ज़ेरे इस्तेमाल होते हैं, उन्होंने ये खैबर पख्तूनख्वा रेस्क्यू 1122 डिपार्टमेंट को वक्फ कर दिए थे और ये बाजवार और दीगर इलाकों में भी ये ऑपरेशन कर रहे थे। आज जो हुआ है मौसमी हालात की वजह से, और ये जिस तरह हमें 24 घंटों में पता चला है कि राबी सूरत हाल है, तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के एक दिन में जो हेलीकॉप्टर की फ्लाई होती है वो 7 से 8 बार होती है, लेकिन हमारे हेलीकॉप्टर ने 19 बार फ्लाई किया है, लोगों को मदद निकाल, और तकरीबन 5000 से जायद लोगों को महफूज मकामात तक हम पहुंचा चुके हैं। लेकिन फराज साहब, बात तो ये आती है कि जब मौसम ख़राब था, क्योंकि एक कैपेसिटी होती है हेलीकॉप्टर की, उसका एक मॉडल होता है, उसके अंदर उसके एवियोनिक्स होते हैं, रडार होता है, उसके अंदर ख़राब मौसम में फ्लाई करने की कैपेसिटी होती है। सानिया सवात के बाद ये कंप्लेन थी कि उधर हेलीकॉप्टर पहुंचा नहीं, और आज ये हुआ कि ख़राब मौसम में उसको फ्लाई करवा दिया गया, जो बाजोड़ जाते हुए ऑपरेशंस के लिए वहाँ पे क्रैश हो गया। जी, ये जिला मोमंद में हुआ है जब हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। हमें हमारी जब फ्लाई हो रही थी तो वो रिलेशन डिपार्टमेंट से होते हैं, तमाम चीजें होती है, उन्होंने किसी ने ये नहीं कहा कि फ्लाई ना करें। फ्लाई होने की पहले तस्दीक की जाती है, उसमें कोई ये नहीं होता कि कोई आ गया फ्लाई कर दिया। ये पायलट्स होते हैं, पूरा एक निज़ाम है, पूरा एक सिस्टम है, उन्होंने कहा है तो फ्लाई हुआ है ना। और जितनी कोशिश खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत करे, अभी तक NDMA वजीर आजम ने सिर्फ बयानात, वफाकी हुकूमत सिर्फ बयानात दे रही है, बाकी उन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक। कोई भी हुकूमतदारी वफाकी हुकूमत से किसी इमदाद नहीं है, सिर्फ अफवाजी पाकिस्तान जो है वो हमारी सिर्फ हेल्प आउट कर रही है, और उनसे हमने अपील की है कि आप अपने हेलीकॉप्टर अपनी हमारे साथ मदद करें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस वक्त तकरीबन जितनी भी घराने हैं, मुतासरीन हैं, जिनके लोग शहीद हो चुके हैं, उनके गम में बराबर की शरीक हैं। और इस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वहाँ खुद निगरानी कर रही है सारे सेटअप की, और वहाँ जा रहे हैं। और इस वक्त हमारी कितनी हलाकतों की, जहां बहक होने वाले अफराद की तादाद कितनी आई है आप तक अभी तक? आपके तकरीबन इस वक्त जो हमारे पास तस्दीक हुई है वो 190 लोगों की जो शहादत की इतलात हैं वो हमें मासूल हुई हैं, जो सरकारी दराए पे हम कंफर्म कर रहे हैं। और इस वक्त तकरीबन 40 से 50 लोग की तलाश जारी है जो लापता हैं। कंफर्म हमारे जराए जो हैं इसके डिपार्टमेंट और ये कंफर्म कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।
फराज मुगल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपडेट किया हमें। मैं जावेद साहब की तरफ आना चाहूँगा। जावेद साहब, हमारी बात अधूरी रह गई थी, मैं अर्ली वार्निंग सिस्टम और रडार्स की कैपेसिटी की बात कर रहा था। जी आसिम साहब, बात ये है कि जैसे मैंने बताया कि 5 हाई एल्टीट्यूड मॉनिटरिंग स्टेशंस एनडीएमए को मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने उस ग्लोफ प्रोजेक्ट के तहत उनको दिया और वो इंस्टॉल भी हुआ। मकसद अब उसका ये है कि वहां से डेफिनेटली जो है ना वो डेटा जेनरेट हो रहा होगा और वो डेटा डिसेमिनेट होना चाहिए, वो डेटा इंटरप्रेट होना चाहिए। खास तौर पर आजकल के मतलब जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं इसमें देखे ना, एडवांस सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी, राइट टेक्नोलॉजी के हुसूल की बात है। अगर वो हासिल हो गई है तो फिर उसके इस्तेमाल की बात है, उसका टाइमली इफेक्टिव रिस्पांस भी होना जरूरी है। तो देखें, ये मेरा अपना ख्याल है, जिस तरह आप पूछ रहे थे अर्ली वार्निंग का, तो ये सारी चीजें अगर उसकी एक रीजन है जावेद साहब, मैं ब्रेक की तरफ बढ़ूंगा, इसकी एक रीजन है, वो मैं आपको ब्रेक के बाद आने के बाद बताऊंगा। ये सवाल पूछने का मकसद क्या है, मैं लेता हूँ वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा पे खुश आमदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में। मैं अटेंशन थोड़ी सी चाहूँगा ब्रिगेडियर मुख्तार साहब की भी और डॉक्टर जावेद अली ख़ान साहब की भी। सवाल जो मैं पूछ रहा था उसका रीज़न, हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम की जब बात की जाती है, प्रिपेयर्डनेस की बात की जाती है, डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन की बात की जाती है। 2019 में खटमंडो में होने वाली वर्ल्ड मीडिया समिट में मैं पाकिस्तान की तरफ से पार्टिसिपेंट था। हम बात करते हैं जब दुनिया के एक्सपीरियंसेस की, तो जहाँ पे बांग्लादेश के हवाले से बात की जाती है, दीगर ममालिक की, जापान की बात की जाती है, जहाँ पे हर वक्त कोई ना कोई हंगामी हालात का ख़तरा रहता है, कुदरती आफात आती जाती रहती हैं, ज़लज़ला हो या सैलाब हो। वहाँ पर या पूरी दुनिया में होता ये, कुदरती आफात से आप लड़ नहीं सकते, नेचर से आप लड़ नहीं सकते, लेकिन उसमें आप बचत कर सकते हैं, इंसानी जानों के ज़िया को रोक सकते हैं, अमलाक के नुकसान को रोक सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास इंटीग्रेटेड एक पूरा सिस्टम होना चाहिए, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है, जिसको रडार्स कहते हैं या जिसको हम सेस्मिक सर्वेस की बात करते हैं, चाहे ज़लज़ले की बात की जाए। लेकिन ज़लज़ले के हवाले से आज तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो प्रेडिक्ट कर सके, सिवाय एक ऐसी जो जापान ने बनाई है, जो 10 सेकंड पहले बता सकती है। वो भी आप जो स्नेक्स या रोडेंट्स हैं उनके ऊपर सेस्मिक फोन्स लगाते हैं, जिसके बाद आपको उसके मूवमेंट से पता चल जाता है। ब्रिगेडियर साहब, बात आपकी मैं बार बार दोहराऊंगा, हमने 2 मरतबा प्रोग्राम किया, आपने कहा जी हमारे पास शायद लेटेस्ट रडार्स नहीं है, लेकिन जो ग्लोफ के हवाले से जो अभी हमें डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हमारे पास हम अक्वायर कर चुके हैं, और ये एनडीएमए की जिम्मेदारी है कि उसको ट्रांसक्रिप्ट करके डाटा को उसको अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत आगे भेजा जाए जहाँ पे वो चीज़ होने वाली हो। जी, जिस तरह की आपने बात की कि क्लाउड बस्ट का जो फिनोमेना माउंटेन्स में स्पेसिफिकली होता है, एज पर एज मेरा नॉलेज है मेट डिपार्टमेंट का, तो इसके लिए बड़े हाई रेजोल्यूशन और इंटेंस किस्म के रडार चाहिए होते हैं, क्योंकि क्लाउड बस्ट एक बड़ा स्पेशल फिनोमेना है। ये छोटे रेडियस में होता है और इसकी ड्यूरेशन बड़ी कम होती है। जब ये मॉइस्चर इकट्ठा होता है और हीट ऊपर मूव करती है तो ये क्लाउड बस्ट की सूरत अख्तियार करता है। तो इसकी ड्यूरेशन कम होती है और इसका जो रेडियस होता है ये बड़ा कम होता है। तो इसके लिए हाई रेजोल्यूशन स्पेशल रडार चाहिए होते हैं। जहाँ तक पाकिस्तान के पास है सी बैंड डॉपलर रडार है, जो कि कराची में भी है, इस्लामाबाद में भी है और मुख्तलिफ जगहों पे लगे हुए हैं जो कवर करते हैं। मैं जिस सेंस में बात कर रहा था कि इस दफा जो मॉनसून में हम जो चैलेंज देख रहे हैं वो है कि नॉर्दर्न एरियाज में क्लाउड बस्ट हो रहे हैं और मुस्तकिल हो रहे हैं जी। अच्छा, फिर ये जो हाई रेजोल्यूशन रडार जो होते हैं, इनका सैटेलाइट के जरिए या पूरा एक सिस्टम बनता है जिससे वार्निंग सिस्टम जनरेट होता है, जिससे आप लोगों को
आपके पास बहुत कम रिएक्शन टाइम होता है। अगर आपकी अर्ली प्रिपेयर्डनेस हो इन इलाकों की, अगर आपने उन इलाकों को पहले से देखा हुआ है, तैयारी की हुई है, रेस्क्यू टीमें आपकी हैं, तो फिर आप उसको इवैक्यूएट कर सकते हैं। वरना ये जो फिनोमेना है, इतना शॉर्ट ड्यूरेशन फिनोमेना होता है कि ये आपको रिएक्शन टाइम बहुत कम देता है। अभी आप इसी साल, इसी सीज़न में जो अमवात हुई हैं, आप देख लें कि जो गाड़ी में से था, तो गाड़ी में से इतना मौका नहीं मिला कि वो जो अपनी दरिया जानों को में- बचा सकें। बिल्कुल इतना सही कह रहे हैं, मौका ही रिएक्शन नहीं टाइम मिलता। अचानक से ये आफत रिएक्शन नाजिल टाइम हुई। बड़ा- जी अच्छा, मैं जी, मुख्तार साहब, जी। अखुनज़ादा इसके- चट्टान साहब जो रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर साबिक वफाकी वजीर भी रहे हैं, इस वक्त बाजोड़ से हमारे साथ मौजूद हैं। मैं अखुनज़ादा चट्टान साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया, मेहरबानी। बाजोड़ के अंदर दो आफत, जिसे कहते हैं ना कि आफतें हैं। एक हम दहशतगर्दी के हवाले से देख रहे थे और उसके बाद अचानक ये जो कल दिन से होना शुरू हुआ क्लाउड बर्स्ट का सिलसिला। मुझे सूरत हाल थोड़ी सी वाज़ेह कीजिएगा, क्या हालात हैं इस वक्त बाजोड़ के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजा भाई, बाजोड़ के हालात बहुत ज्यादा खराब है, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। हम 2000 की से लाशें उठा रहे हैं और हम लाशें उठा उठा के थक गए। 2021 से हमने कोई तकरीब नहीं मनाया है। जैसे 14 अगस्त आ जाता है, लोग खुशियां मनाते हैं, ईद के मौकों पे लोग खुशियां मनाते हैं, खवातीन जाते हैं, मेहंदी लगाते हैं, चूड़ियां पहनते हैं, ढोल श्रृंगार करते हैं। हमारे खवातीन मुकबरों में जाते हैं, अपने नौजवान भाइयों के कब्रों पे, अपने नौजवान शौहरों के कब्रों पे बैठ के और चीखें मारते हैं। लोगों के नौजवान अपने बुजुर्गों के जनाजे मुकबरों में ले जाते हैं। हमारे बुजुर्ग जो है वो नौजवानों के लाशें उठा उठा के मुकबरों में ले जाते हैं। तो लाशें उठा उठा के हमारे लोग थक गए हैं और आज तो जो कुछ हुआ है वो तो बिल्कुल क़यामत सुगरा था। और इसमें 21 लोग जो है वो शहीद हुई हैं और फिर इसमें छोटे छोटे बच्चों के लाशें थे, इसमें खवातीन की लाशें थे। तो एक अजीब तरह का माहौल है बाजोड़ का और एक अजीब तरह की परेशानी क्या है। इमदादी सरगर्मियां हुकूमत की जानिब से की गई हैं? सूबाई हुकूमत की जानिब से वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, बाजोड़ इमदाद के लिए जा रहा था, जो KPK हुकूमत का था। 5 अफराद जो हमले के थे वो शहीद हुए। आप क्या देख रहे हैं कि वहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और जो वसाइल हैं वो क्या हैं? देखिए जी, जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है इसमें जो लोग शहीद हुई हैं और यहाँ सैलाबों की वजह से जो हमारे लोग शहीद हुई हैं, तो हम इनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी दराजात को बुलंद करे और उनको हौसला दे दे। लेकिन मसला ये है कि हम तो सूबाई हुकूमत के लिए हैरान भी हैं और परेशान भी हैं कि ये किस तरह का हुकूमत है। जहाँ पे एक्सीलरेटर का जरूरत है वहाँ पे ये लोग हेलीकॉप्टर बेचते हैं, जहाँ पे हेलीकॉप्टर की जरूरत है वहाँ पे ये लोग एक्सीलरेटर बेचते हैं। हमारा जो क्लाउड बरस्ट हुआ था वो रात को हुआ था। लोकल कम्युनिटी निकले और जो जख्मी थे उनको अस्पतालों तक पहुंचाए और जो लोग शहीद हुए थे वो मलबे के नीचे पड़े थे। तो ऐसे में हमें हेलीकॉप्टर का जरूरत नहीं था, हमें एक्सीलरेटर का जरूरत था। कुछ रिपोर्ट्स ये थी अखुनज़ादा चट्टान साहब के 15 या 20 अफराद जो है वो पानी में फंस गए थे, जिनको बचाने के लिए वो हेलीकॉप्टर जा रहा था। नहीं जी, कोई पानी में नहीं फंस गया था, पानी तो कम हो गया था इस टाइम पे। ये तो रात को ये वाकया 10 साढ़े 10 बजे के टाइम पे ये वाकया हुआ है। और फिर जब पता चला तो मस्जिदों में लाउड स्पीकरों से ऐलानात हो गए तो लोकल लोग निकले। लोकल लोगों ने जो जख्मी लोग थे, जो इसको बचा सकते थे उनको बचा लिए, जिनको हॉस्पिटल पहुंचा सकते थे उनको हॉस्पिटल पहुंचाए। फिर जो लोग मलबे तले दब गए थे तो इसके तो बचने का कोई इम्कान ही नहीं था। अब तो जरूरत इस चीज का था कि लाशों को हम निकाले। तो हमें इन हेलीकॉप्टर गिरने का बहुत अफसोस हुआ है। बहरहाल वो लोग हमारे लोगों की खिदमत के लिए आ रहे थे, हम इनके मशकूर है, हम इनके एहसानमंद है, इनके खानदानों के एहसानमंद है कि हमारी खिदमत के लिए आ रहे थे और इन लोगों को ये हादसा पेश आया। लेकिन मैं समझता हूँ कि हेलीकॉप्टर का जरूरत सवात के पानी के दरमियान जो लोग फंस गए थे उन लोगों को हेलीकॉप्टर का जरूरत था, तो इन लोगों ने एक्सीलरेटर वहां पे भेजा था। अब बाजोड़ में एक्सीलरेटर का जरूरत था तो इन लोगों ने हेलीकॉप्टर भेज दिया।
मैं नहीं समझता हूँ कि हेलीकॉप्टर किस मकसद के लिए इन लोगों ने भेजा था। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तो- जो कि वहाँ पर मौजूद है, वहाँ के डीसी या जो भी वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं, आप क्या समझते हैं कि उनको इस चीज़ का इदराक नहीं है? देखिए जी, डीसी और जो आमला है वो बिल्कुल हमसे भी, इलाके के लोगों से भी वो पहले पहुंच गए थे। इन लोगों की नीयतों पे, इन लोगों की खिदमत पे, इन लोगों के जज्बे पे हमें कोई शक नहीं है, लेकिन इनके पास कोई औजार भी तो होना चाहिए। हमारे पुख्तनख्वा वसाइल। के जो वसाइल। जो मुहकम है वो तबाह हो चुके हैं। आसिम रजा भाई, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं। चलो ये तो आप कह सकते हैं कि कुदरती आपदा अचानक आ गया, लेकिन हमारे IDPs अचानक तो नहीं निकले है ना। ये तो हुकूमत ने फैसला किया था कि हम ऑपरेशन करेंगे, वज़ीर आला ने इनकी हिमायत का ऐलान किया था। 8 दिन जरगे के हो गए, 3 दिन इसके बाद हो गए, इन लोगों ने ऐलान नहीं किया कि इस तारीख को हम ऑपरेशन करेंगे। आप लोग निकले, जो पुरअमन लोग हैं वो निकले, अचानक ऑपरेशन शुरू किया। फिर इन लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट का भी कोई बंदोबस्त नहीं किया, फिर कोई बेस भी नहीं बनाया कि वहां पे लोग आए, वहां पे इनका रजिस्ट्रेशन हो, और अभी तक लोकल लोग इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये काम अचानक तो नहीं हुआ था, ये तो कुदरती आफत तो नहीं है। इन लोगों के पास डेटा तक नहीं है कि कितने लोग निकले हैं, कौन लोगों के घरों में रह रहे हैं, कौन सरकारी बिल्डिंगों में रह रहे हैं। ये सुबह है, बस अल्लाह की कुदरत पे चल रहा है, और बहुत बुरे हालात हैं हमारी सूबे की। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। ओके, अच्छा, मैं खुंजादा चटान साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। ब्रिगेडियर मुख्तार साहब साबिक मेंबर रहे हैं NDMA के। ब्रिगेडियर साहब, लोगों का एक कॉन्सेप्ट ये है कि शायद NDMA जो है वो हर इस तरह की आफत का इतला देने का ज़िम्मेदार होता है, इमदादी सामान भेजने का वो ज़िम्मेदार होता है, लोगों की जान और माल की हिफाजत, उनको बचाने का, रेस्क्यू करने का वो ज़िम्मेदार होता है। थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए लोगों को कि NDMA क्या चीज़ है। वो एक ऐसा इदारा है जिसके नीचे दूसरे इदारों को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। जी, बड़ा अच्छा ये पॉइंट है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में पूरी मालूमात नहीं है। जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो इदारा है, बेसिकली ये पॉलिसी मेकिंग इदारा है, और जब पॉलिसी गाइडलाइन सूबों को देनी होती है, क्योंकि आपको पता ही है कि 18 अमेंडमेंट के तहत ये जो सब्जेक्ट हो गया था, बजट में फंडिंग रखनी होती है और इन इदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होती है। NDMA का रोल है इनकी टेक्निकल सपोर्ट करना, और ऐसा कोई डिजास्टर जो कि सूबे कंट्रोल नहीं कर सकते और उनसे इस्तेदाद से बढ़ जाता है, तो उसके लिए इमदाद मुहैया करना। जिस तरह के आज की सूरत में फौरी तौर पे और एक हाजिर सर्विस मेजर जनरल इसका सरबराह होता है, जो मेरी नॉलेज है। जी जी जी, आज का लेफ्टिनेंट जनरल इनाम है। इनका यही ड्यूटी है कि पूरी सिचुएशन को असेस करना, अगर कोई सूबे के अख्तियार में है वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं और रेस्क्यू लोगों कर सकते हैं। और फिर जो सूबा रिक्वेस्ट करता है, PDMA NDMA से रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें हेलीकॉप्टर चाहिए, खुराक चाहिए, कैंप चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, अद्वियात चाहिए, तो वो मुहैया करना NDMA के अपने स्टोर में कुछ भी नहीं है। NDMA ने ये मुख्तलिफ इदारों से इकट्ठा करके, ये प्राइम मिनिस्टर से फंड रिलीज करा के, अप्रूवल करा के, तो ये उनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, उनको देना होता है। और ये प्रोसेस इस आज के भी डिजास्टर में, फ्लड की सूरत में चल रहा है, जिसमें कि फौरी तौर पे आर्म फोर्सेस ने। मुख्तार साहब, ये तो आपने NDMA की वर्किंग की वजाहत कर दी, जो बहुत सारे लोगों को अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हम तो इनके साथ काम करते रहे हैं तो हमें नॉलेज है, लेकिन मैं चाह रहा था कि आपके मुंह से ये लोगों तक पहुंचे। फरहान साहब, आपका शिकवा NDMA से था, इब्तिदा में आपने किया, वो आपको शायद थोड़ा सा अफाका होगा मुख्तार साहब की गुफ्तगू सुनने के बाद। देखिए, इफाका तो मुझे कतन नहीं हुआ, क्योंकि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मींस तमाम इख्तियारात के साथ अथॉरिटी होती है, और डिजास्टर को मैनेज भी करना है। आप मुझे बता दें, पूरे साल कोई वर्कशॉप बताएं, कोई ऐसा बताएं कि जो मुताल्लिका अथॉरिटीज हैं, जिसमें फायर ब्रिगेड भी शामिल है, रेस्क्यू के तमाम इदारे शामिल हैं, उनको ये एक ठीक है, ये बात एक मैनेजमेंट का ये बताई ब्रिगेडियर साहब ने कि ये काम है उनके, इस तरह से करना है। तो ये तो इफ यानी इसका मतलब है कि हम इमीडिएट जो रेस्क्यू, जो खुद जावेद साहब अभी बता रहे थे कि ये बहुत शॉर्ट टाइम होता है,
बाबूसर टॉप में जैसे हुआ, उससे पहले सवात में हुआ। अगर इस बात को आसिफ भाई मान भी लिया जाए कि हमें सही इंफॉर्मेशन मिल गई, बर वक्त मिल गई, तो दरियाए कुनहार के ऊपर जो इंक्रोचमेंट हुई है उसको क्या करेगा कोई? दरियाए सवात, ये जितने होटल्स बने हुए, नारायण कागान में भी देखा आपने, इस वक्त जब बच्चे कोई छुट्टियां मनाने गए हुए थे, या वहां कितना अजीब सी सूरत हाल थी, और कितनी इंक्रोचमेंट है इस वक्त हमारे नॉर्दर्न एरिया। फरहान भाई, यही एक सबसे बड़ा सवाल है कि ये चीज एकदम इंक्रोचमेंट नहीं बनती, उसको बनने में भी कुछ टाइम लगता है, और हुकूमत के नुमाइंदे वहां पे मौजूद हैं जो सूबाई हुकूमतों के, वो सारी में नहीं है आसिम, वो देख रहे होते हैं। एनडीएमए की भी जिम्मेदारी है कि एक खत तो लिखे, उनको इनके पास अथॉरिटी है। ये तो फरहान भाई, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं दोबारा, क्योंकि हम तो डायरेक्टली बराह रास्त इनके साथ काम करते रहे। ये कोई इदारा ऐसा नहीं है कि जो बराह रास्त खुद काम करे, ये एडवाइजरी इदारा है जो प्राइम मिनिस्टर के अंडर है, जो कि मुख्तलिफ महकमों को जो कि वफाक के अंडर आते हैं या सूबाई हुकूमतें हैं या पीडीएमएज हैं, उनको एडवाइजरी जारी करते हैं। इनके पास ना कोई फंड है, ना कोई फोर्स है। 2020 में, 2023 में, और ये ब्रिगेड साहब आप जरा जवाब दीजिए। ब्रिगेड साहब जवाब देंगे। सिर्फ एक पॉइंट इजाजत दें, ये जो भी जब भी इस किस्म का कोई डिजास्टर होता है, जिस तरह मानसून है ना, मानसून फॉर एग्जांपल स्टार्ट होना है, तो हम मई में एनडीएमए में एक नेशनल लेवल की मीटिंग करते, कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें तमाम रेलेवेंट इदारे, जिस तरह पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट है, एनडीएमए, पीडीएमए, और पीडीएमए के साथ उनकी अपनी रेस्क्यू टीम, आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान नेवी, आर्मी, पाकिस्तान नेवी, एयरफोर्स, तमाम जो रेस्क्यू के लोग होते हैं, इनको बिठाया जाता है इकट्ठा, और उसमें पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट अपनी फोरकास्टिंग पेश करता है कि इस साल जो मॉनसून होगा किस तरह का होगा, इस साल क्या रेंज नॉर्मल होंगी, अबव नॉर्मल होंगी, एरेटिक बिहेवियर होगा, नॉर्दर्न एरियाज में कैसे होगा, फ्लैश फ्लडिंग होगी, अर्बन फ्लडिंग होगी। इसके साथ साथ इनको हिदायत जारी किए जाते हैं रिटर्न बुकलेट की सूरत में। अभी भी आप अगर एनडीएमए या पीडीएमए का विजिट करें तो आपको मॉनसून कॉन्टिजेंसी प्लानिंग के नाम से पूरी एक बुक मिलेगी, इसमें ह्यूमन एजेंसीज भी आती हैं। ठीक है ब्रिगेड साहब, मैंने वक्फा लेना है, वक्फे के बाद मैं जावेद साहब और चट्टान साहब की तरफ दोबारा जाऊंगा। मैं वक्फा लेता हूं, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जावेद साहब, मेरा आपसे सवाल है, आपको एक सवाल पहले भी किया था, उस पर दोबारा उस पर एक सेकेंडरी क्वेश्चन है जो मुख्तार साहब ने किया था। हाई डेंसिटी या फिर हाई फ्रिक्वेंसी रडार्स की बात हो रही है जो लेटेस्ट होते हैं, जिसका जिक्र ब्रिगेडियर मुख्तार साहब कर रहे थे, जिसका डाटा ट्रांसमिट किया जाता है, फिर उसके बाद फौरी अर्ली वार्निंग जारी होती है। उनका कितना फुकदान है, या हम अभी किसी प्लानिंग में हैं कि उनको इंटीग्रेट करेंगे या लाया जाएगा? जी यकीनन, जो चूंकि देखें ना, हम अगर आप नॉर्दर्न एरिया की बात करें तो इसको दुनिया का थर्ड पोल कहते हैं। अब ये इतना ह्यूज मास है ग्लेशियर्स का कि ये एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह एक पोल है, जो कि यहाँ पर 3000 से ज्यादा तो इसके अंदर जो है ना वो ग्लेशियर्स हैं। अब आप ये देखिए कि इनको मॉनिटर करना, ये एक सर क्लाउड बर्स्ट का बताएं, सर क्लाउड बर्स्ट का बताएं। अभी हम फिलहाल क्लाउड बर्स्ट को ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं कि मेरा ख्याल ये है कि ये क्लाउड बर्स्ट था ही नहीं। इसको जो है ना क्लाउड बर्स्ट का जो फिनोमेना है वो पहले मेट डिपार्टमेंट निगेट कर चुका है थोड़ा दिनों पहले। इस दफा फिर से क्लाउड बर्स्ट, ये ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट है। अच्छा। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट जो है ना, ये आप पहले ये देखिए कि हमारे जो इतने पूरे 3000 ग्लेशियर्स का जो एक एक्यूमुलेशन है वहां पर, उसमें सीप करके एक इसको कहते हैं सुनामी की तरह का रिएक्शन हो सकता है इसके अंदर, जब वो ग्लेशियल लेक अगर बस्ट करे खुदा न खास्ता। और मैं उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ
क्लाइमेट चेंज में था, जब अताबाद लेक का मसला पैदा हुआ था और उसमें पूरे इस्लामाबाद को बह जाने का भी इम्कान था, क्योंकि वो रास्ते में अगर जब वो उसकी वेलोसिटी और इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि हमारे मिनिस्टर थे हमीदुल्लाह जान आफरीदी साहब, और हम वापदा के साथ मिलकर उसको डेली बेसिस के ऊपर मॉनिटर कर रहे थे और देख रहे थे। लेकिन इसमें एक ये भी बात अल्लाह ने बचाया, हुआ ये कि बड़े बड़े बोल्डर्स भी साथ आते हैं, जो कि अभी भी आप देखें कि ये बोल्डर्स जो हैं इन्होंने क्या फिनोमेना और क्या तबाही मचाई है। लेकिन ये कि वही बोल्डर्स जो है ना, जब बीच में रास्ते में फंस जाते हैं और उसके अंदर डेब्रीज एक्यूमुलेट हो जाती हैं, तो वो एक बहुत बड़ी दीवार बन जाते हैं, और वो उन्होंने पानी को और उसकी इंटेंसिटी को वहीं पर रोक लिया जहां पर अब ये अताबाद लेक है। वरना ये क्या तबाही मचाती है खुदा ही बेहतर जानता है। लेकिन इसी तरह का फिनोमेना ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट का, जिसके अंदर आप देखें कि क्लाउड बर्स्ट जो है, माजरत के साथ जावेद साहब, मैं कता कलामी माफ़ी चाहूँगा। कता कलामी की बात तो ये है कि अताबाद जो झील बनी थी और उसके पानी का जो फिनोमेना था वो ये था कि जब पहाड़ सरका था तो उसने वो जो दरिया था उसका रास्ता बंद कर दिया था, और जब वो रास्ता बंद किया तो वो एक बहुत बड़ी झील में कन्वर्ट होगी जगह, जिसको फिर उसका बंद तोड़ने की बात की जा रही थी। और उसके बाद ये था कि शायद गिलगित बल्तिस्तान तक वो तबाही फैलेगी, जिसके बाद वो मेरे ख्याल से 30 मीटर की वेव होगी जो कि आगे तक तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करेगी। मैं अखुज़ादा चट्टान साहब की तरफ जाऊँगा। अखुज़ादा चट्टान साहब, एक फिनोमेना जो बहुत ही ज़्यादा मायूस कुन है, जिसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से लेके कोई भी सूबाई हुकूमत जो है, बल्कि उसमें लोकल लोग जो वहाँ की कम्युनिटीज़ हैं उनका भी कसूर है कि इंक्रोचमेंट एरियाज़ जो हैं शामलात की ज़मीन के, नालों के रास्ते में, दरियाओं के रास्ते में, उसमें तजावुज़ात की भरमार है। लोग बार बार वहीं पे अपने घर और अपने मवेशियों को रखते हैं, अपने अमलाक को बनाते हैं जहाँ पे पानी का रास्ता होता है, और ऐसी सैलाबी सूरत हाल में सबसे पहले वही तबाह बर्बाद होते हैं। तो उस पे उस जगह को महफूज रखने के लिए लोकल कम्युनिटी क्यों नहीं काम करती? देखिए जी, ये भी इसका बहुत बड़ा वजह है कि लोगों ने पानी का रास्ते बंद कर दिए, और जिधर से पानी गुजरते थे, और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, आप इस्लामाबाद में भी देख ले तो ये मसला इस्लामाबाद में भी है। दूसरा जो हमारी पुख्तनख्वा का मसला है सबसे बड़ा, वो ये है कि यहाँ पे दरख्तों को बहुत बेदर्दी से काटा गया, जो पीटीआई का 13 साल हुकूमत रहा है, चाहे वो परवेज खटक साहब का हुकूमत था, चाहे वो महमूद खान साहब का हुकूमत था, और चाहे ये मौजूदा हुकूमत है गंडापुर साहब का। जो मिनिस्टर साहब इनका ताल्लुक सवात से है, टिम्बर माफिया वहाँ पे एक्टिव है, और इन्होंने वाली स्वात का घर खरीद लिया। आप मुझे बताइए, कोई मिनिस्टर के तनख्वाह से वाली स्वात का घर खरीद सकता है? अफसोसनाक हालात के पैसे से इन्होंने बेदरेक वहाँ का कटाई किया। अफसोसनाक। दूसरा ये कि ये लोग जो दावा कर रहे थे कि हमने 1 अरब दरख्त लगाए, तो वो 1 अरब दरख्त कहाँ पे हैं, वो तो नजर हमें नहीं आ रहे हैं। अब तक तो वो जवान दरख्त बन जाने चाहिए थे। जो ग्लेशियर की बात किया, अभी जिधर बहुत बड़ी नुकसानात हुई हैं, वहाँ एक जगह भी ग्लेशियर नहीं है। हमारे बाजोड़ में 21 लोग शहीद हो गए हैं, यहाँ पे नुकसान हुआ है, यहाँ पे कोई ग्लेशियर नहीं है। बुनेर में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, तकरीबन कोई 200 लोग जो है इसमें शहीद हुई हैं, तो बुनेर में कोई ग्लेशियर नहीं है। जिधर जिधर ये नुकसानात हुई हैं वहाँ पे कोई ग्लेशियर नहीं है। चलो कुदरती आफात आ जाते हैं, इसमें नुकसानात भी हो जाते हैं, लेकिन हमारा अलमिया ये है, ये तो सिर्फ पूरा पाकिस्तान का है, सिर्फ हमारा नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे बहुत ज्यादा है। यहाँ पे जो 1122 का था, PDMA का जो मशीनरी था, वो सारा गंडापुर साहब लेके जल्द से और जुलूस में इस्लामाबाद ले गई।
इसमें से बहुत सारे हमारे मशीनरी जो है अब भी पिंडी और इस्लामाबाद के थानों में खड़े हैं और इस तरफ किसी ने कोई तवज्जो ही नहीं दिया है। नहीं तो हुकूमत वफाकी को भी चाहिए कि ये तमाम इक्विपमेंट जो है उसको फौरी तौर पे रिलीज़ करें। इस तरह की सूरत हाल जो है इंसानी जानों के ज़िया को रोकने के लिए मददगार होती है। मैं फरहान आपकी तरफ आऊँगा। फरहान, बात कराची की हो चाहे बलूचिस्तान में तबाहकारियाँ हों जहाँ पे सैलाब आता है तो वहाँ पे भी लोगों की जानें ज़ाया होती हैं, KPK की बात करें, कश्मीर की बात करें, गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, हम बात करते हैं जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की हैं। हमने देखा है कि लोग उसमें भी थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि वो उस तरह एक्टिव नहीं होते। ऐसा क्यों है? माशरती तौर पे हम किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आसिफ भाई, ये बिल्कुल सही कही आपने, और ये हमारे देहातों से ज्यादा शहरी इलाकों में इररेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आपको पाई जाती है। बेहिसी कहते हैं जिसको। बिल्कुल बेहिसी। हम वीडियो बनाते हुए लोगों को देख रहे होते हैं, लोग जान दे रहे होते हैं, अपनी जानें जा रही होती हैं, उनके लोग वीडियो बनाने में मसरूफ होते हैं। रेस्क्यू को फोन करने को कोई तैयार नहीं होता। वो ये कहते हैं कि जनाब इन झंझट में कौन पड़े। ये देखिए, कलेक्टिव एक मामला है। हमारे NDMA के दोस्त भी बैठे हैं, हमारे जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं वो भी बैठे हैं, चटान भाई भी बैठे हैं, पॉलिटिशियन, आप और हम मीडिया के लोग भी बैठे। मैं समझता हूं कि आज के प्रोग्राम में आसिफ भाई हमें एक रेजोल्यूशन मूव कर देना चाहिए और हमें वफाकी हुकूमत से भी और सूबाई हुकूमतों से भी इस बात को करना चाहिए कि इन NDMA जो कि अभी ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे कि जहां जहां उसको जरूरत है उसको मजीद मजबूत किया जाना चाहिए। फाइनेंस के हवाले से हो, कोई टेक्नोलॉजी के हवाले से हो, या किसी किस्म की भी सपोर्ट के हवाले से हो। और मैं समझता हूं कि NDMA को मजीद अथोराइज करे कि जनाब जो इंक्रोचमेंट के मामला आते हैं, जिसको ये फील करें कि ये खुदा न खास्ता कोई डिजास्टर आता है तो उनके रेस्क्यू में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और दीगर वहां पे जो इमदादी कार्रवाइयां हैं उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके हवाले से भी आगे रिकमेंड कर सके और अथॉरिटी को अपनी एक्सरसाइज कर सके और सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हवाले से अपना काम निभाना चाहिए, चाहे वो मीडिया हो। आप देखें, बिल्कुल मीडिया तो खास तौर पे करे। और फराज जो थे अभी गंडापुर साहब के जो, या हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के जो स्पोक्स पर्सन थे, कि वो जो गुफ्तगू कर रहे थे वो उन्होंने तमाम चैनल्स पे वही गुफ्तगू की है जहां जहां मैंने सुना है। जी, जो सरकार ने उनको याद कराया, सरकार ने जो सबक याद कराया उन्होंने वही पढ़ना था। और उन्होंने कहा कि जनाब गंडापुर साहब ने इख्तियारात संभालते ही ये किया था, इख्तियार संभालते ही। आज भी जो हेलीकॉप्टर का सानिया हुआ है, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, ये कहीं ना कहीं वो बोले कि जी अगर पायलट तैयार नहीं था तो उड़ान कैसे भरता। जनाब फोर्स किया गया होगा। मैं 100% इस हवाले से कह सकता हूं कि सवात के बाद ये अंडर प्रेशर थे, इन्होंने कहा होगा एदी आओ जाए, और चटान साहब ने बात को बिल्कुल वाजे कर दिया कि जहां एक्सीलेटर की जरूरत थी वहां पर हेलीकॉप्टर गया है, जहां पर हेलीकॉप्टर की जरूरत थी वहां उन्होंने एक्सीलेटर। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान भाई, चटान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर मुख्तार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फराज साहब भी हमारे साथ थे, तर्जुमान KP हुकूमत, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात यह आती है, मैं 2019 की वर्ल्ड मीडिया समिट की बात कर रहा हूँ जहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की जाती है, अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात की जाती है। वहाँ पे हम मीडिया की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हमने यहाँ तक भी कवरेजेस देखी हैं कि सैलाबी पानी के अंदर उतर के रिपोर्टर अपने आप को बहादुर दिखाते हुए माइक समेत पानी के अंदर खड़े होते हैं, बारिश का पानी खड़ा हो या कुछ और हो। ऐसी चीज़ों से हम सनसनी तो पैदा कर सकते हैं लेकिन अवामी खिदमत नहीं कर सकते। माजरत के साथ हमारे मीडिया में ज़्यादा सनसनी के हवाले से बात की जाती है, कुछ ऐसी खबरें फैला दी जाती हैं जिसके बाद वो रेटिंग तो मिल जाती है लेकिन लोगों का सुकून बर्बाद हो जाता है या फिर उनमें डर और खौफ पैदा हो जाता है। तो ऐसे हालात में बड़ी मुहतात रिपोर्टिंग की ज़रूरत होती है। अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।